इस पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने लेखक, पत्रकार, साहित्यकार और देश के सूचना आयुक्त उदय माहूरकर जी। मैं सभी लोगों से कहूंगा कि एक बार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। चर्चा हम करेंगे अपने सेशन में और शुरुआत करेंगे क्योंकि बहुत सारा साहित्य, आजादी की लड़ाई, स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारे लोगों के बारे में उदय जी ने लिखा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई में बहुत बढ़ चढ़ कर योगदान लिया। तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया, कई ऐसे लोग हैं, लेकिन इतिहास में उन्हें कोई नहीं जानता है। आज हम इस मंच के माध्यम से उदय जी से पूछेंगे और उदय जी बताएंगे कि उन लोगों का क्या क्या योगदान देश में रहा है, देश की आजादी में रहा है, देश को आगे बढ़ाने में रहा है। उदय जी, आपका इंडियन न्यूज पे बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि आप पत्रकार हैं, लेखक हैं, साहित्यकार भी हैं, लेकिन आपकी जो लेखनी है वो सबसे ज्यादा खोज के तौर पर जानी जाती है, खासकर ऐसे चेहरों के बारे में, ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्हें कोई नहीं जानता, जिनका आजादी की लड़ाई में बहुत योगदान रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि तमाम लोग, क्योंकि देश जानना चाहता है कि ऐसे कौन से वो चेहरे हैं, ऐसा कौन सा नाम है जिनके आजादी की लड़ाई में, जिन्होंने नाम तो बहुत कुछ किया है लेकिन जानता नहीं है, हमारी जनरेशन नहीं जानती है, हमारे युवा नहीं जानते। माइक ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जी, पर एक अहम बात पे मैं आपका ध्यान खींचने का प्रयत्न करूंगा जी। देखिए, आजादी की बात सावरकर ने ये कहा था जी। वीर सावरकर ने कि जिन्होंने अहिंसा के माध्यम से देश के लिए लड़ाई लड़ी उनको भी श्रेय जाता है, जो क्रांतिकारी थे उनको भी श्रेय जाता है। इससे विपरीत हुआ जी। हमें ये कहा गया कि हमने आजादी बिना ढाल, बिना तलवार के ली। अब ये कितना बड़ा दुष्प्रचार था जी। इसका समय बड़ा जो प्रमाण है वो खुद क्लेमेंट एटली, जो प्राइम मिनिस्टर थे 1947 में, जिन्होंने हमें आजादी दी जी, उन्होंने खुद ने दिया है इसका प्रमाण। 1956 के अंदर क्लेमेंट एटली भारत में आए जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे जी, ब्रिटेन के, और पीबी चक्रवर्ती नाम के एक्टिंग गवर्नर थे बंगाल के, उनके घर पे रहे। चक्रवर्ती थोड़ा सा जानना चाह रहे थे कि भाई किस कारण आपने आजादी हमको दी, इटली जी हमें बताइए जी। तो पहले दिन तो उन्होंने अवॉइड कर दिया। दूसरी बार पूछा क्योंकि उनको जवाब बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल था, उनको मालूम था ये बात। यहां पे कांग्रेस की सरकार थी भारत में। उन्होंने कहा देखिए, 3 प्रमुख कारण हैं जिसके वजह से हमको भारत छोड़ना पड़ा। एक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आजाद हिंद फौज द्वारा जो पूरा प्रयास हुआ वो। देखिए, उस टाइम पे आजाद हिंद फौज हार चुकी थी, उनका कहना है, फिर भी उसका प्रभाव इतना था। ठीक जी। सेकंड था कि जो सोल्जर्स, देखिए समय बड़ा योगदान सेकंड वर्ल्ड वॉर में एलाइड जो फोर्सेस थी उनके विक्ट्री में था भारत के सोल्जरों का। तो भारत के सैनिक जो वापस आ रहे थे वो भी उनको संकेत दे रहे थे सरकार को कि भाई, ब्रिटिश सरकार को कि भाई आप जाइए, अब हमने आपकी लड़ाई लड़ ली, आप जाइए। और तीसरा उन्होंने कहा कि 1946 में नेवी की मीटिंग हुई थी जो मुंबई डॉक से शुरू हुई थी और करीबन 20 पोर्ट पे फैली थी। उन्होंने कहा यह आखिरी संकेत था हमारे लिए कि हमें देश छोड़ना पड़ेगा। तो उनसे यह पूछा गया कि कांग्रेस और गांधी जी का रोल कितना था, तो उन्होंने, चक्रवर्ती लिखते हैं कि उन्होंने अपने होठ ट्विस्ट करते हुए कहा मिनिमल, कम से कम। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा कि 1942 के बाद में कांग्रेस का कोई ऐसा प्रभाव था ही नहीं जिसकी वजह से हमको देश छोड़ना पड़े। तो ये इतिहास हमें पढ़ा ही नहीं कि आज भी देखिए ये चीजें हिस्ट्री में अंकित हैं। हिस्ट्री ऑफ बंगाल जो किताब है जिसके एडिटर आरसी मजूमदार थे, उन्होंने इसको प्रकाशित किया हुआ है, ये अवेलेबल है। मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इससे देश वंचित है। लेकिन खरगे तो कहते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि साहब बीजेपी का या संघ का कोई योगदान नहीं रहा और कांग्रेस ने लगातार आजादी के लिए बलिदान दिया और कांग्रेस के कारण और उन्हीं बलिदान के कारण ये देश आजाद हुआ। कांग्रेस की परिस्थिति खराब हो गई है जी। कांग्रेस मुसल तुष्टिकरण नाम की जो बीमारी है उससे पीड़ित है
उसका कोई रास्ता है नहीं। आपने इससे अच्छा वो सावरकर से प्रेरणा ले, सावरकर ने कहा था कि जिन्होंने अहिंसा के माध्यम से लड़ाई लड़ी उनको भी श्रेय जाना चाहिए, और जो क्रांतिकारी हैं उनको भी जाना चाहिए। मेरे ख्याल से खड़गे उनसे अगर प्रेरणा लें तो ज्यादा ठीक रहेगा। आपका एक स्टेटमेंट है, आपका एक बयान है और जिसमें- दूसरा एक और बात, देखिए गांधी जी की हत्या ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा साबित हुआ पूरे देश के लिए। इसका लाभ उठाया ऐसे लोगों ने जिनका भारत की संस्कृति में विश्वास नहीं था या तो कम था, वो पूरा लाभ उन लोगों को मिला। तो 60 साल तक देश के अंदर, मैं ये नहीं कहता कि अच्छे काम नहीं हुए, लेकिन एक डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई गई लोगों को, एक संपूर्ण राष्ट्रवाद जो होता है। देखिए हम स्कूल के अंदर एक प्रतिज्ञा करते हैं कि सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, कि कोई भी देशभक्त अगर व्यक्ति है तो उसको उस स्पिरिट में देश का नेतृत्व करना चाहिए। वैसा नहीं हुआ। आप ये मानते हैं कि जो देश की जो शिक्षा नीति है या देश की पिछली जो शिक्षा उनका पाठ्यक्रम है, चाहे वो हिस्ट्री को लेकर हो, इतिहास को लेकर हो, उसे तोड़ा मड़ोड़ा गया है, उसमें बदलाव किए गए हैं, उसे अपने हिसाब से दिखाया गया, सजोया गया? आप देखिए कि मध्यकाल के जो मुस्लिम आक्रमणकार हो गए जी, वो लोधी हो, तुगलक हो, खलजी हो, उनके जो बेशुमार जो अत्याचार थे हिंदुओं पे, उसको ढांका गया। कुछ लोगों को पुरुषार्थ वाले सुल्तान थे ऐसा कहा गया, है ना। जबकि इस हकीकत यह है कि औरंगजेब के एक कट्टरवाद का प्रतीक है हमारे सामने। औरंगजेब के मुकाबले जिन लोगों का नाम मैं ले रहा हूं, उनका कट्टरवाद औरंगजेब से 2 या 3 गुना था। जी, क्या होना चाहिए था? देखिए मुसलमान समाज के अंदर भी देशभक्त पैदा हुए, है ना। इब्राहिम खान गारदी, पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम खान गारदी जो मराठों को वफादार रहे थे, आप उनको हीरो बना सकते थे। ऐसे कम है लेकिन है, लेकिन आपने नहीं किया। और देश के तमाम ऐसे स्मारक हैं, देश की तमाम ऐसी सड़कें हैं जिनका नाम आक्रांताओं के नाम पर है, अत्याचारियों के नाम पर है। मेरी जो पुस्तक है वीर सावरकर के ऊपर, कि वीर सावरकर जो भारत का विभाजन रोक सकते थे जी, उसके अंदर इसका मैंने उदाहरण दिया है उनकी विजन को इंटरप्रेट करते हुए। मैंने इसमें कहा है कि ये जो आक्रांताओं के नाम पे जो रोड है दिल्ली में, क्यों ना हम देशभक्त मुसलमानों के नाम पे उनको रख दें। जी, हाँ, बहादुर शाह जफर पे होना चाहिए, अकबर के नाम पे होना चाहिए। अकबर के नाम पे भी जो एक, मैं दूसरी साइड की बात करूं, उनको भी जो विलन दिखाने का प्रयास किया जाता है, वो भी मेरे ख्याल से अतिशक्ति है। क्योंकि भारत के अंदर जो अत्याचार हुए मुसलमानों पे, हिंदुओं पे, मुसलमान आक्रांताओं के द्वारा, उसको कोई ने उसको बंद करने का प्रयास किया तो वो अकबर थे। उन्होंने जजिया टैक्स विड्रॉ किया जी, उन्हें मंदिर तोड़ने पे रोक लगाई। तो अकबर को आप 100 में से, मैं अगर 70 मार्क देता हूं, आप 60 दीजिए, पर आपको 60 मार्क देने पड़ेंगे उनको। उदय जी, चूंकि आजकल की राजनीति में नाम सावरकर का काफी चल रहा है और उस पर पक्ष विपक्ष भी लगातार बयानबाजी कर रहा है, लेकिन आपका मैंने बयान भी देखा है। आप जब कहते हैं कि आज के समय में सावरकर की डिमांड बढ़ गई है, वो क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं? देखिए ऐसा है कि वीर सावरकर को अभी तक जो देश ने देखा है वो एक क्रांतिकारी के रूप में देखा है। पर मैंने जब वीर सावरकर का अध्ययन शुरू किया 1996 में, वो जो मेरे पास जो प्रमाण है, जो मैंने उनका अध्ययन किया, उससे मेरे मन में ये भाव पैदा हुआ जिस आधार पे ये किताब आधारित है मेरी। जो जी, मुझे लगा कि वीर सावरकर भारत की एकता और अखंडता के समय बड़े प्रतीक थे, और वो उनको हमें हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का पितामह के रूप में देखना चाहिए। एक मेरा लेख भी है जी, मैं जब इंडिया टुडे में था, डेली के अंदर मेरा लेख है कि अगर महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं तो वीर सावरकर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के पितामह हैं। अच्छा, तो क्यों? इसलिए कि जो भी आपत्तियां भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पे आई गए 70 साल में, 75 साल में, उनकी सबकी भविष्यवाणी वीर सावरकर ने आज से 60 से 80 साल पहले कर दी थी। वो आसाम हो, चाइना हो, पाकिस्तान तो है ही जी, और उससे हमें नुकसान क्या हुआ? आप देखिए 1965 के युद्ध के अंदर भारत की जो सेना है, जाट रेजिमेंट,
वो लाहौर से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर था और हमने युद्ध विराम स्वीकार कर लिया। हमें लाहौर को कब्जे कर लेना चाहिए था, ठीक है। और ताशकंद में जो था वो भी हमने वापस दे दिया। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री की देशभक्ति के बारे में कोई वो नहीं है, और वो मतलब उन्होंने काफी प्रयास किया, लेकिन वो भी जो गांधी जो इनकी जो सेल्फ पैसिफिस्ट आइडियोलॉजी है उससे अपने आप को पूरी तरह से अलग नहीं कर पाए, वरना हमने लाहौर कैप्चर कर लिया होता और ताशकंद ने जो दे दिया इतना दिया ना होता। 71 के वॉर में श्रीमती गांधी ने जब बांग्लादेश के 2 टुकड़े किए तो हमें ऐसा लगा कि एक दूसरा सावरकर पैदा हो गया है जी। लेकिन अगले साल शिमला एग्रीमेंट के अंदर 93,000 बंदी पाकिस्तानी सोल्जर होने के बावजूद हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस नहीं ले पाए। और तो और 3 तालुका जो हमने सिंध में जीते थे, जो मुस्लिम हिंदू प्रभावित तालुका थे, वो हमने वापस दे दिए। फलस्वरूप वहां से जो हिंदू डरे हुए थे, 1,000 लोगों का माइग्रेशन हुआ है भारत में 71 वॉर के बाद। तो सावरकर की विजन से दूर रख के देश ने अपना कितना मैं राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहा हूं। देखिए, गांधी जी का भी बड़ा योगदान है, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर हमें वीर सावरकर को हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का पितामह के रूप में हमें स्वीकारना पड़ेगा, ऐसा मेरा कहना है। वीर सावरकर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के समकक्ष बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हुई थी और भारत जोड़ो यात्रा में वीर सावरकर के बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा ये आप भी जानते हैं। वो ये भी बताते हैं कि सावरकर जी तो अंग्रेजों से डर गए, उन्होंने माफी मांग ली। देखिए, सावरकर के सामने जितने भी आक्षेप हैं सब के सब गलत है। अगर हमारे पुस्तक पढ़ोगे तो आप, अगर आपका माइंड ओपन है तो आप इस बात को स्वीकार लोगे। देखिए, माफी की बात करें, छत्रपति शिवाजी महानायक है देश के, जी है ना, चाणक्य नीति के समय बड़े प्रैक्टिशनर, ठीक है। छत्रपति शिवाजी ने अपने 36 साल के कार्यकाल के दौरान 5 माफी पत्र लिखे थे औरंगजेब को, चाणक्य नीति के भागरूप। उसमें से 3 माफी पत्र के बाद में मराठा और मुगल की संधि हुई और तीनों 3 बार संधि शिवाजी ने ही तोड़ी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी ने जो लक्ष्य रखा था वो था हिंदवी स्वराज्य का जी। और उसके लिए जो भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता था वो करते थे जी। तो सावरकर ने भी, पहली बात तो सावरकर ने अपने माफी पत्र छुपाए नहीं है। माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ उनकी जो किताब है उसमें उसका उल्लेख है। एक दूसरी किताब है मराठी में उनकी, अंधकार अंडमान के अंधेरे से, उसके अंदर इसका उल्लेख है। उसमें तो वो कहते हैं कि मैं जो मेरे समकक्ष जो क्रांतिकारी थे जेल के अंदर, उनको समझाता था कि देखो शिवाजी जैसे व्यक्ति ने भी ये रास्ता अपनाया था। और दूसरा समय बड़ी बात कि जो क्रेडॉक नाम के अधिकारी थे उस टाइम पे, होम मेंबर थे, वो 1913 में एक लेटर लिखते हैं जेल ऑथोरिटीज को अंडमान के अंदर, जब सावरकर भी वहां पे हैं। वो लिखते हैं कि भाई देखिए, जो लोग 5 साल कठोर कारावास में गुजार चुके हैं उनको जेल के बाहर समुद्र के किनारे रहने की छूट दी जाए, लेकिन साथ में लिखते हैं ये छूट सावरकर को मत देना। अगर सावरकर को छूट दी तो सावरकर के क्रांतिकारी मित्र कई हैं यूरोप के अंदर, भारतीय मूल के, वो एक वाहन लेके आएंगे और सावरकर को यहां से भगा के ले जाएंगे। तो ये इनके आक्षेप सरासर गलत है। हिंदुत्व की बात करें तो वीर सावरकर के हिंदुत्व के अंदर राष्ट्रवादी मुसलमानों के लिए पूरी जगह थी जी। जब 1939 के अंदर जब लखनऊ के शिया मुसलमानों ने एक प्रस्ताव पास किया कि जो भी मुसलमान गौ हत्या करेगा वो हिंदू मुस्लिम एकता का विरोधी गिना जाएगा, उस टाइम पे सावरकर ने उसको वेलकम किया उस प्रस्ताव को, और उनको लेटर लिखा कि ऐसे प्रस्ताव अगर आते रहेंगे तो हिंदू मुस्लिम एकता मुमकिन है। उनके हिंदू मैनिफेस्टो के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि आजाद भारत के अंदर सभी धर्म सभी जातियों को समान अधिकार होगा। एक स्टेप और आगे जाते हैं और कहते हैं कि अगर क्रिश्चियन और मुसलमानों की पूजा अर्चना में कोई अगर बाधा पैदा करता है तो सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी और इंश्योर करेगी अपनी पूजा अर्चना अपने तरीके से वो कर पाए। लेकिन साथ में वार्निंग देते हैं कि लेकिन अल्पसंख्यकवाद के नाम पे भारत दूसरा देश बनने की अनुमति नहीं देगा।
और यही हुआ 1947 के अंदर जो भारत का विभाजन हुआ, उसके दो मुख्य कारण थे। एक था कांग्रेस का हिंदू मुस्लिम एकता का मॉडल, जिसको मैं कहता हूं हिंदू मुस्लिम एकता एट हिंदू कॉस्ट, और दूसरा उसका कारण था संपूर्ण अहिंसा। जो कांग्रेस की और गांधी जी की जो अहिंसा की जो परिभाषा थी, डेफिनेशन था, वो तो जैन और महावीर ने भी, महावीर और बुद्ध ने भी नहीं किया है। उन्हें ये कहा है कि कोई आप पे अगर आक्रमण करता है तो प्रतिकार करने का आप पे अधिकार है। लेकिन गांधी जी ने यह कहा कि आपको कोई मारता है तो आप मार खाते जाओ। तो ये दो कारण थे भारत की आजादी के, भारत की विभाजन के दो कारण, ये मुख्य कारण थे। और 1957 के अंदर कांग्रेस ने केरला के अंदर केरला मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया, सिर्फ 10 साल में, ऐसे लोगों से जो भारत के विभाजन के लिए जिनका जो मेन लोग थे। आप समझे? बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन मधुकर जी, तमाम ऐसी हिंदुस्तान की बहुत सारी परिभाषाएं हैं जिनका हम जिक्र कर सकते हैं। आप एक देश के बहुत महत्वपूर्ण पद पर भी हैं। आप सूचना आयुक्त हैं, और पत्रकारों के या जर्नलिज्म का जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो सूचना ही होती है। आप सूचना आयुक्त अब बने हैं, और सूचना का कानून जो है इस देश में एक शक्ति माना जाता है, एक बड़ा हथियार माना जाता है। आपको क्या लगता है, बतौर सूचना आयुक्त इस वक्त आप मौजूद हैं, आपको लगता है कि इस देश में सूचना के अधिकार कानून का सही इस्तेमाल हो रहा है, सरकारें उसकी सही जानकारियां दे रही हैं? देखिए, मेरा जो 2 साल का अनुभव है, मैं सूचना आयोग के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं थी मुझे जी, कि मेरा 2 साल का अनुभव है, उसमें मुझे लगता है कि ये आरटीआई लॉ, ये लोगों को न्याय देने का एक बहुत बड़ा माध्यम है जी। हाँ, इसमें ब्लैकमेलर टाइप के एक्टिविस्ट घूमते हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ता है ना। पॉलिटिकल लोग भी इसमें आ जाते हैं, जिनकी संख्या अब कम हुई है ना। लेकिन मैं स्पष्ट मानता हूं कि न्याय की जो प्रक्रिया है देश के अंदर, उसमें आरटीआई का एक अहम रोल है, और ये मुझे प्रमाण रोज के रोज मिलते रहते हैं। तो आरटीआई का जो लॉ है वो बड़ा, इट इज ए वेरी पब्लिक सेंट्रिक लॉ, नंबर 1 है ना। और दूसरा, इसका उपयोग भी बहुत अच्छी तरह हो रहा है। आज जो बातें कुछ लोग फैला रहे हैं कि भाई इसका उपयोग बराबर नहीं हो रहा, गलत बात है। बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है, डिस्पोजल बड़ा है, न्याय देने की जो पूरी एक मेच्छा है, सूचना को प्राप्त करवा के, लेजिटिमेट इंफॉर्मेशन को प्राप्त करवा के, वो भी बड़ी है। तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर सूचना आयुक्त कार्यालय में कर्मचारी नहीं है, कई सालों से उनकी भर्तियां नहीं हुई हैं। चूंकि कर्मचारी नहीं हुई हैं, वहां पर काम करने वाले लोग हैं, तो उनको सूचना नहीं मिल पा रही है। बहुत बार ऐसा देखा गया है, इतनी सारी आरटीआई पेंडिंग पड़ी हैं कि 20-20 हजार आरटीआई पेंडिंग पड़ी हैं, और लोगों को उस तरह से जो जानकारी चाहिए वो जानकारी नहीं मिली। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो गलत मानसिकता के आधार पर सूचना को पाना चाहते हैं, लेकिन ये भी सच है कि देश के तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर सूचना आयुक्त कार्यालय में या सूचना कार्यालय में उतने कर्मचारी ही नहीं है। उसको लेकर क्या प्लान कर रहे हैं? तो इस परिस्थिति को दुरुस्त करना पड़ेगा। मैं टिप्पणी जो कर रहा हूं वो केंद्रीय सूचना आयोग के संदर्भ में कर रहा हूं, लेकिन अगर जिन राज्यों में ये परिस्थिति है तो उसको दुरुस्त करना ही चाहिए। मैं स्पष्ट मानता हूं कि आरटीआई लॉ जो है वो एक पब्लिक के लिए हितकारी लॉ है, उसका जो डायरेक्ट असर है वो पॉजिटिव है समाज के लिए। तमाम ऐसे राज्य हैं, क्योंकि जब राज्यों में सुनवाई नहीं होती है तो फिर वो आपके पास पहुंचती है आरटीआई, वो आपके ऐसे नहीं, राज्य का दोनों का दायरा अलग है जी, ये इंप्रेशन गलत है। जो राज्य के सूचना आयोग हैं उनका एक अलग इंडिपेंडेंट दायरा है जी, उनका सेंटर से कोई लेना देना जी। सेंटर का काम है जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित डिपार्टमेंट से, उनकी आरटीआई हमारे पास आती है, स्टेट के नहीं आती। क्या इसको लेकर कोई एडवाइजरी जारी की जा रही है? जो तमाम सूचना आयुक्त कार्यालय हैं उनमें कर्मचारियों की हमारा कोई उसमें कोई रोल ही नहीं है जी। वो तो वहां की जो सरकार है उनको ये स्टेप लेने पड़ेंगे। बतौर सूचना आयुक्त और बतौर पत्रकार आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, कुल मिला के जैसे मैंने कहा आपको कि आरटीआई का जो पूरा महकमा है वो हितकारी महकमा है लोगों के लिए, और न्याय देने का एक साधन है। आप समझो कि मेरे कोर्ट में रोज 2 या 3 आदमी रो देते हैं जी। उनको लगता है कि यहां से शायद न्याय मिल जाएगा हमें,